नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोगों ने वेक्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग वेक्टर के पार्ट को कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को। ओके, तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसके लिए परिणामी शून्य हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 असमान सदिश, सेकंड ऑप्शन है 3 असमतलीय सदिश, और थर्ड ऑप्शन है 3 असमतलीय सदिश, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है इनमें से किनका परिणामी शून्य हो सकता है। तो देखिए, 2 असमान सदिशों के क्या परिणामी शून्य हो सकता है। जैसे मान लो एक ये सदिश है ए वेक्टर, क्या है ए वेक्टर, और एक दूसरा सदिश हमने ले लिया बी वेक्टर। अब इनमें जो है आप देख रहे हैं दोनों के परिमाण तो अलग अलग हैं ही, और डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। क्योंकि ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है और ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो दो असमान सदस्यों के कभी भी परिणामी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दिशा भी अलग अलग रहेगी। हो सकता है उसका परिमाण अलग अलग हो, फिर उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात आती है ऑप्शन नंबर बी की, कि 3 समतली सदिश। देखिए, एक हमने ले लिया, एक ये वाला वेक्टर और एक ये और एक ये। अगर इन तीनों के परिणामी, या कह सकते हैं इन तीनों के परिमाण कैसे हैं, बराबर हैं, तो इन सभी का जो है परिणामी शून्य हो सकता है, अगर इनके परिमाण क्या हैं, बराबर हैं, समान हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या याद रखेंगे कि 3 समतलीय सदस्यों का परिणामी शून्य हो सकता है, कब, जब तीनों के परिमाण बराबर हों। अब अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, कि 3 असमतलीय सदस्यों का क्या परिणामी शून्य हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर असमतलीय सदस्य है, इसलिए इसके लिए हमें 4 लेने होंगे। कितने, 4 असमतलीय सदस्य लेने होंगे, तभी इनका परिणामी शून्य हो सकता है। तो आप लोग 2 पॉइंट नोट कर लेंगे कि 3 समतलीय सदस्यों का परिणामी शून्य हो सकता है जब तीनों के परिमाण बराबर हों, और ऑप्शन नंबर सी में 3 असमतलीय सदस्य दिए गए हैं, इसके लिए नोट कर लेंगे कि 4 असमतलीय सदस्यों का परिणामी शून्य हो सकता है। ठीक है, अगर असमतलीय है तो उसके लिए हमें 4 असमतलीय सदस्य लेने होंगे। अब आता है सदिश निरूपण। क्या, सदिश निरूपण। किसी भी सदस्य का हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई सदस्य है ए वेक्टर, क्या है, कोई सदस्य है ए, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर। ठीक, अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। जहाँ आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और जे कैप क्या है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और के कैप क्या है, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, अब इसका मापांक कैसे निकालते हैं। मापांक इसका जो है, आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, और इनका हम रूट ले लेंगे। तो ये किसी भी सदस्य का मापांक निकल आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। अब इन गुणांकों की जगह कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे मान लो हमने कह दिया आपसे कि कोई सदस्य है ए वेक्टर, जिसका मान है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस का के कैप। अब कहे कि इसका आप परिमाण निकालो, तो इसका हम परिमाण कैसे निकालेंगे, इसका मापांक कैसे निकालेंगे। आई कैप का गुणांक, आई कैप का गुणांक क्या है, 3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 9। जे कैप का गुणांक इसका कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। के कैप का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 16 9 25, और एक कितना हो गया, 26। तो इसका जो परिमाण है रूट 26 आ जाएगा। ओके, समझ में आया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है कि आई कैप प्लस जे कैप के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। मतलब आई कैप प्लस जी कैप के अनुदिश, इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर बताना है हमें, एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर का हमने आपको फार्मूला बताया था, कोई भी सदस्य है अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब वो सदिश
अपॉन में उस सदस्य का मापांक। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, ऊपर रखेंगे इस सदस्य को, मतलब आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में इसका मापांक। इसका मापांक कैसे निकालेंगे, इसका मापांक निकालेंगे आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, और जे कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसका क्या ले लेंगे, रूट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी बताइए, इसका स्क्वायर जब करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट के अंदर 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी पे टिक आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका यहाँ पर रूट भी लेना पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कैसी राशि है। तो देखिए सामान्यतः इसका प्रयोग हम एक अदिश के रूप में करते हैं, परंतु जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किसी पृष्ठ के बाहर की ओर खींचे गए अवलंब के अनुदिश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है कि निम्न में से अदिश राशि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण, ऑप्शन नंबर डी है कार्य। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, अब इसके आगे आता है सदिशों का योग। देखिए सदिशों का योग दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, दो। एक होती है इसकी ग्राफी विधि और एक होती है इसकी गणितीय विधि। ठीक है, तो ग्राफी विधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, समझा रहा है। हम मान ले रहे हैं कि दो सदस्य हैं, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। ठीक, इनका परिणामी क्या होगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। हमने यहाँ पे क्या किया, दो सदस्य खींचे, एक है ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, ये इनका परिणामी हो जाएगा। समझा रहा है, ये इनका क्या जाएगा, परिणामी, जो दोनों को मिला रहा है। ओके, अब यहाँ से आर वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का मान हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दें और यहाँ से एक अभिलंब खींच दें, ठीक, तो जो बी वेक्टर है इस रेखा के साथ कितना कोण बनाएगी, थीटा। अब यहाँ जो आर वेक्टर की दिशा है उसकी दिशा इसके साथ अल्फा कोण बना रही है, हमने ये मान लिया। ठीक है, ठीक है, अभी इसका उपयोग होगा, अभी आपको बताया जाएगा। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या होगा इसमें परिणामी, परिणामी ए वेक्टर होगा कि बी वेक्टर होगा कि सी वेक्टर। अब देखिए ऊपर वाले में हमने देखा था कि मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई एक सदस्य खींचा है और इसी की दिशा में एक कोई अन्य सदस्य खींच दिया है, तो इनका जो परिणामी होगा वो ये होगा परिणामी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप देखें कि एक सदस्य खींचा गया, कौन, ये वाला, फिर यहाँ से एक सदस्य और खींचा गया। ठीक है, अब यहाँ से इनका परिणामी कौन होगा, ये इनका क्या हो जाएगा, परिणामी, जो यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको समझा दें, मान लो यहाँ से कोई सदस्य खींचा गया सी वेक्टर, फिर यहाँ से एक सदस्य खींचा गया ए वेक्टर, अब इनको जो मिलाएगा वही क्या जाएगा, परिणामी। जैसा यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पर एक सदस्य खींचा गया फिर एक सदस्य खींचा गया, अब इसे जो मिला रहा है वो क्या है, परिणामी। ठीक है, अब वहाँ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया था, यहाँ आर की जगह क्या है, बी है, तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आती है गणितीय विधि। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, अब मान ली हमने कि दो सदस्य हैं, एक है ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनका जो परिणामी है वो मान लिया हमने आर। क्या है, आर। ये ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, इसकी दिशा से। अब यहाँ से इसको हम, इस रेखा को थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज बनना है। क्या बनना है, समांतर चतुर्भुज, जिसमें ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ओके, कहने का मतलब है आप इस भुजा की जगह लिख सकते हैं बी वेक्टर और इस भुजा की जगह लिख सकते हैं ए वेक्टर। ओके,
अब यहाँ से देखिए, अगर आपसे कहा जाए इस परिणामी का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो आर वेक्टर इक्वल टू यही निकलेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप लोग करेंगे सर ये कैसे निकला, तो देखिए यहाँ से जो बी ई रेखा है ये निकलेगी बी कॉस थीटा, जो यहाँ पर आपको दिख रही है सी ई रेखा ये निकलेगी बी साइन थीटा। देखिए इसका पूरा भी डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि आपको क्लास 12th के बारे में नहीं पढ़ना है, आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जहाँ केवल इस फार्मूले की आवश्यकता होगी। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे इसका ये आधार निकल आया, ये इसका क्या है, लंब है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, आर। क्या निकालना है, आर। तो आर कैसे निकलेगा, ए सी ई। अब यहाँ से इसका आधार क्या हो जाएगा, ए ई, लंब क्या हो जाएगा, सी ई, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अब बताओ कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लोग करेंगे लंब स्क्वायर, लंब तो हो गया बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। अब बोलो बी साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस आधार कितना आएगा, इतना तो है ए वेक्टर और इतना निकला है बी कॉस थीटा। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। जब इसे हम हल करेंगे तो आपका आ जाएगा फार्मूला आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच बना हुआ कोण। ओके, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से अगर कहा जाए इस आर वेक्टर की जो दिशा है, जो यहाँ से ये अल्फा कोण बना रहा है, इस अल्फा का मान हम कैसे निकालेंगे तो वो भी आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यदि परिणामी सदिश आर वेक्टर सदिश ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है तब टेन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ से लंब इसका ये हो जाएगा, आधार क्या जाएगा ये, तो लंब तो बी साइन थीटा हो गया। आधार कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो दे रखी है वो ए है और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू दे रखी है बी कॉस थीटा, तो टोटल करेंगे कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो लंब हो गया बी साइन थीटा, आधार हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, तो टेन अल्फा बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब इसके आगे आती हैं इसकी कुछ स्पेशल नोट्स है, विशेष स्थितियाँ दे रखी हैं। यदि थीटा बराबर क्या जाए, जीरो, ठीक है, अगर दोनों सदिश जो है समांतर सदिश अगर हों तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तब यहाँ पर थीटा की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ये किसका होता है फार्मूला, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम रूट के अंदर ये लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो अब क्या बचेगा, ए प्लस बी। इसका मतलब है जो अधिकतम परिणामी निकलेगा, आर मैक्सिमम निकलेगा, वो क्या निकलेगा, ए प्लस बी। अगर हम कहें कि परिणामी में न्यूनतम प्राप्त करना है तब दोनों सदस्य एक दूसरे के समांतर होंगे और लेकिन विपरीत दिशा में होंगे, तो तब थीटा बराबर होगी वैल्यू 180, 180 डिग्री। तब यहाँ पर हम कॉस 180 रखेंगे, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस। तब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, आर इक्वल टू रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर से रूट क्या जाएगा, कैंसिल, तो आर मिनिमम जो निकलेगा ए माइनस बी निकलेगा। यदि कह दिया जाए ये परस्पर लंबवत है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।